हंसी आवाज में वीडियो बनाते हैं, कोई बात नहीं, 2 दिन पीछे मैं हंसूंगा घर में। चलो, आज हमारा चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। पहले मनी एंड बैंकिंग में से 4 नंबर का एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर आता था ऐसे टाइप। ठीक है, अब नहीं आएगा, अब 3 नंबर का आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर तुम कोई भी 4 चीज लिखोगे तो तुम्हारे आंसर पक्के हो जाएंगे। अब चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले तो पूरी डिटेल इस पे तैयार कर। मनी हम किसकी बात कर रहे हैं? रुपए की। रुपए, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, ये हमारे लिए किसका काम करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मैं जब बाजार में कुछ भी खरीदने के लिए निकलता हूं तो मुझे कोई भी वस्तु या सेवा को खरीदने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पैसों। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में। ठीक है, कि भाई मैंने पेटीज खाई तो मैं पैसे दूंगा, मैंने हेयर कटिंग कराई तो पैसे दूंगा, मैंने सब्जी खरीदी तो पैसे दूंगा, कपड़े लिए तो पैसे खरीद दूंगा, पे करूंगा। ठीक है, तो मनी क्या करता है? हमारे ट्रांजेक्शन्स को आसान बनाता है, लेन देनों को। किसके माध्यम से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बेच रहा है तो उसको तुम आसानी से खरीद सकते हो, उसने किसका काम कर दिया? पैसे। ठीक है, मनी हमारे लिए बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु प्रणाली थी ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। उस सिस्टम में क्या होता था? उसमें हम, अगर मेरे पास गेहूं ज्यादा है, ठीक है, तो मैं उस गेहूं के बदले किसकी डिमांड कर रहा हूं? जो मेरी आवश्यकता है। जैसे मुझे किताबें चाहिए तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसके पास वो किताब एक्स्ट्रा और उसकी डिमांड क्या हो? गेहूं की हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डबल कोइंसिडेंस, दोहरी प्रणाली, कुछ ऐसा करके है डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, अगर उसको पास किताब तो एक्स्ट्रा है लेकिन उसको दूध की जरूरत है, ठीक है, उसको चाय की जरूरत है, उसको बाजरे की जरूरत है, उसको चावल की जरूरत है, तो वो हमारे साथ ट्रांजेक्शन नहीं करता। ठीक है, लेकिन मनी ने क्या कर दिया? इन चीजों को आसान बना दिया। अब हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढने की जरूरत नहीं है उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल काम कौन कर देता है? पैसे। ठीक है, तो मनी क्या है हमारे लिए? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भाई जो भी वो हिंदी में तुम्हारी भाषा है उसके हिसाब से पढ़ लेना, कि हमें हमारी लेन देनों को बदले में प्रतिफल के रूप में आसान बनाता है, कुछ ऐसे। ठीक है, हमारे मनी के 2 फंक्शन है। अच्छा, पहले और थोड़ी डिटेल करते हैं। मनी, कोई बात नहीं, पहले यही कर लेते हैं। तो मनी के हमारे 2 फंक्शन है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी को हम कहते हैं प्राथमिक और सेकेंडरी को हम कहते हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला काम क्या है? यही लेन देन को आसान बनाना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करना। तो यही हमारे लिए डेफिनेशन हो जाती है और यही इसका सबसे पहला काम हो जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। प्राइमरी में दूसरा फंक्शन क्या है उसका? कि ये हमारे वैल्यू को स्टोर करने में, प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड करवा रखा है। तो प्राइमरी कौन कौन से? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और क्या हो गया? वीडियो चल रही है ना, फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्यों ना क्या दिक्कत है? देख के बोल दे मत, क्या हटा जाएगी मून कौन सा पेपर देना से थाने टॉपिक पढ़ाना गलत पढ़ा उस बड़े देख के पढ़ा दूंगा। अपनो कैमरो, अपनी फोन, अपना यूट्यूब कौन ऑब्जेक्शन कर रहा? और सारा अपना 37 तो वे होगा, 35 33 तो 4-5 थम होगा, 5 थार भाई बंद होंगे। ठीक है, तो हम कोई दिक्कत नहीं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज दूसरा हमारा काम है मेजरमेंट ऑफ यूनिट वैल्यू। देखो इसको मैं समझाता हूं क्या करता है। आजकल जब भी तुम बाजार में कुछ भी खरीदने निकलते हो तो क्या पूछते हो? इसकी कीमत कितनी है? ठीक है भाई, ये कितने का? तो वो जब आंसर करता है तो किस में करता है? रुपए में। 50 रुपए का, 70 रुपए का, 17 रुपए की ठीक है, 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की। ठीक है, तो वो जो
रुपए में उसकी वैल्यू बता रहा है ना, वो किसकी वजह से हो पाया है? रुपए की वजह से। पहले रुपए जब नहीं होते तो कैसे बताते थे भाई, या बकरी चाहिए 1 बोरी गेहूं दे दे, ठीक है, दूध चाहिए 2 किलो घी लिया, मतलब ऐसे वस्तु के बदले वस्तु में वहां पे किसी एक पार्टी का नुकसान होता था, किसी एक का। लेकिन आज हम क्या कर सकते हैं, पैसे की वजह से हम हमारी जितनी भी सर्विस गुड्स है, जितने भी वो है थिंग्स है, उन सबको मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएट कर सकते हैं। मार्कर कितने का? 25 रुपए का। बोर्ड कितने का? 1000 रुपए का। मोबाइल कितने का? 50,000 का। मैं कितने का? करोड़ों का, ठीक है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। समझ में आ गई बात? तो दूसरा वो क्या काम करता है? मेजरमेंट ऑफ यूनिट वैल्यू करना है, ठीक है। हमारे वस्तु की, सेवा की क्या कीमत है, उसको हम किसमें डिस्क्राइब करते हैं? मॉनेटरी टर्म। तो ये तो हमारे 2 प्राइमरी फंक्शन हो गए। प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है महत्वपूर्ण, मेन 2 काम जो होते हैं ना वो, ठीक है। जैसे मेरा मेन काम बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, साथ साथ मजे भी कर लेते हैं, वो हमारा सेकेंडरी काम हो गया। अब बारी आती है सेकेंडरी की, ये तो वो करने के लिए जो आया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कर पा रहा है। जैसे सबसे पहले कहा जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू से मतलब है क्या? पहले जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारे पूर्वजों ने संपत्ति कैसे जोड़ी होगी कि यूं सोचा होगा कि ले 2 भैंस अपन जमीन में गाड़ दे, हाँ 50 साल 100 साल बाद हमारी औलाद आएगी, उन्हें मिल जाएगी, इतने बेकार। दाल चावल गेहूं घी दूध दही, क्या हम इनको स्टोर कर सकते थे लंबे टाइम तक? नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मॉनेटरी ड्रम आई, लोग कमांड के जोड़ने लग गए ना, इकट्ठा करने लग गए ना। दादा कमाता है, पोता यूज करता है उसको, ऐसे भी तो आसपास में लोग रहते हैं। तो वो क्या है, किसकी वजह से हो पाया? मनी की वजह की वजह से, ठीक है भाई। आज हम गोल्ड के रूप में, भाई पहले तो गोल्ड ऐसे बाजार में लिखता नहीं होगा, ठीक है, कुछ अलग चीजें होंगी, फिर राजा महाराजाओं के पास ही हुआ करता था ज्यादातर। नॉर्मल व्यक्ति तो गोल्ड खरीद ले पॉसिबल ही नहीं, उसका पर्सनल अपना जीवन यापन हो जाए, ठीक है। अब वो उसके पास गेहूं मिलेगा, दूध मिलेगा, घी मिलेगा, भैंस मिलेगी, बकरी मिलेगी, ऊंट मिलेंगे, अब इनको तो कैसे स्टोर करें? लेकिन जैसे ही मॉनेटरी टर्म आई, पैसा आया, लोग ट्रांजेक्शन में यूज करने लगे और उनके लिए मतलब क्या करने लगा? वैल्यू स्टोर करने में हेल्प करने लगा, ठीक है। दूसरा डेफर्ड पेमेंट में काम आता है। डेफर्ड पेमेंट से मतलब है कि जब हम आज मैं किसी से उधार माल खरीद रहा हूं या उधार पैसे ले रहा हूं, तो भविष्य में जो उसका भुगतान करूंगा वो, मैंने एक दूध देने वाली भैंस एक दोस्त से उधार ले ली, ठीक है, 4-5 महीने बढ़िया दूध पिया, फिर मैंने उसकी भैंस लौटा दी। भैंस नहीं थी ना, भैंस दे दी, हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। क्या हिसाब सही में बराबर हुआ? भाई जो उसके बेनिफिट मिलने थे वो तो मैंने यूटिलाइज किए, और जब बेकार हो गई, वो दूध नहीं देती थी, जब मैंने उसको भेज दिया उसके बाद। लेकिन आज मैं किसी मेरे दोस्त से 1 लाख रुपए की उधार लूं, 2 साल बाद, साल भर बाद मैं उसको 1 लाख रुपए चुका देता हूं, तो क्या एक्चुअल पेमेंट हुआ? नहीं। हम क्या देते हैं साथ में? ब्याज, कि भाई ये इंटरेस्ट भी ले ताकि तेरी मतलब एग्जैक्ट पेमेंट हो जाए। इंटरेस्ट यही तो मेथड है ना, कि भाई जो मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दिए थे ना, आज उनकी कीमत 1,05,000 है, तो 5,000 लाख तेरे लिए क्या हो गया? ब्याज हो गया, तो तू मुझे वो भी, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पाया? मनी की वजह से। डेफर्ड पेमेंट करने में हेल्प करता है और स्टोर वैल्यू में हेल्प करता है। दूसरा यानी कि नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी, आज मैं करोड़ों रुपए अपने जेब में रख के कहीं तक सफर कर सकता हूं, लेकिन करोड़ों रुपए की भैंस डाल लूं जेब में, अपने साथ घूम लूं, खेत उठा ले जाऊं, पॉसिबल नहीं है ना। जब वो सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, मान लो मेरे पास एक गांव में प्लॉट है, ठीक है, उसकी कीमत है 10 करोड़ रुपए, बड़ा प्लॉट है। मेरे को दिल्ली के अंदर 10 करोड़ की कीमत का छोटा प्लॉट चाहिए, तो क्या मैं उसको बोलूं कि भाई तू मेरे गांव में रहने लग जा, मैं तब दिल्ली में रहने लग जाऊं? नहीं हो सकता ना। अब ये भी नहीं हो सकता कि मैं खेत नहीं ठा ले जाऊं दिल्ली में ट्रांजेक्शन कंप्लीट करवा खातर, कि भाई डबल कोइंसिडेंस, गुड्स के बदले गुड्स, तेरा प्लॉट मेरा, मेरा प्लॉट तेरा, मेरा खेत तेरा। लेकिन जैसे मॉनेटरी ड्रम आई, मैं अपने वस्तु को यहीं पे बेच के और दिल्ली में जाके खरीद के रह सकता हूं। आगे बात समझ में? किसकी वजह से? मॉनेटरी ड्रम की वजह से, ठीक है। तो हमारे ये 5 फंक्शन, मतलब 2 मेन प्राइमरी और
सबसे पहला काम तो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, लेन देन को आसान बनाना। दूसरा, जो भी वस्तु सेवा है उनकी कीमत किसमें बताना, रुपए में कीमत को मेजर करना, वैल्यूएट करना। मॉनेटरी टर्म में वैल्यू, हमारी जो असेट्स है उनको स्टोर करने में हेल्प करना। भाई भैंस बकरी में नहीं दबा के रख सकता, लेकिन एक मटके में 500 के नोट लगाए और दबा दी, रहेगा ना लास्ट टाइम। और 500 का नोट 500 में चलेगा, कम बत्ती भी नहीं होगी। नहीं, भैंस बूढ़ी हो जाएगी जब कीमत 1 लाख की, अब 10,000 रहेगी, 20,000 रहेगी, 50,000 रहेगी। हमारे घर भैंस है, मुन भैंस, भैंस का ही उदाहरण आ रहा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मनी का। ठीक है, इसमें दो ही चीजें हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी। सॉरी, ये डेफिनेशन हो गई, ये इसके फंक्शन मतलब कार्य जिसकी हम बात करें कि मुद्रा हमारे लिए क्या काम करती है। मुद्रा हमारी लेन देनों को आसान बनाती है। मुद्रा हमारी वस्तु एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण करने में हेल्प करती है। मुद्रा हमारे लिए संपत्ति को स्टोर करने में हेल्प करती है। मुद्रा हमारे फ्यूचर पेमेंट को पे करने में हेल्प करती है, भविष्य निधियों को भुगतान करने में, भविष्य में भुगतान। और मुद्रा की वजह से ट्रांसफरेबिलिटी क्या होगी, आसान होगी। ठीक है, हो गया काम। अच्छा, अब मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे टॉपिक क्लियर करूंगा। अब हमारा एक पॉइंट आता है कि हम मुद्रा की जो डिमांड है वो क्यों करते हैं, मुद्रा की डिमांड। ठीक है, तो हम पैसे की मांग क्यों करते हैं, हमारे दो उद्देश्य होते हैं। ठीक है, एक को तो हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव, और एक को हम कहते हैं स्पेक्युलेटिव मोटिव। क्यूलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब है कि मुझे रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए, ठीक है, दैनिक जीवन जीने के लिए हमें डेली पैसे चाहिए। सुबह ब्रश करूंगा तो कोलगेट पैसे की आएगी, ब्रश पैसे की आएगी। नहाने जाऊंगा तो साबुन सरफ जो भी लगेगा, शैम्पू। कपड़े पहनूंगा तो वो भी पैसे के। खाने खाऊंगा तो रोटी पैसे की, सब्जी पैसे के। ठीक है, पैसे की सब्जी मतलब उबाल मत दियो, कैसी लगे, सब्जी बनाने में भी पैसे लगेंगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मिर्च मसाला पैसे में आएगा। ठीक है, तो हर एक ट्रांजेक्शन को, मतलब जीवन की हर एक चीजों को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पैसों की। तो इसको कहते हैं हम ट्रांजेक्शन मोटिव। ठीक है, डेली दिनचर्या को पूरा करने के लिए हम जिन जिन चीजों का उपभोग करेंगे उनका भुगतान हम किसमें करेंगे, पैसे। कर रहे हो तुम, अभी करके भी आए हो, 12, 15, 17 रुपए जो भी है। ठीक है, दूसरा हमारा है स्पेक्युलेटिव मोटिव। इसको हम कहते हैं सट्टेबाजी के मतलब मोटिव से, उद्देश्य से। सट्टेबाजी मतलब जुआ खेलना। अब वो जुआ नहीं, सटका मटका लगा दिया, 1 नंबर पे लगा दिया, 2 नंबर पे लगा दिया। आज मेरे पास एक घर है, बढ़िया रह रहा हूं, मेरे को एक और प्लॉट खरीदना पड़ रहा है, मतलब खरीद रहा हूं मैं 20 लाख का, 10 लाख का। क्यों कि एक मैं इतना मोटा हो गया, एक प्लॉट में आ नहीं रहा। क्या उद्देश्य है मेरा, इन फ्यूचर इस प्लॉट की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी, बेच के मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। तो ये भी एक क्या है, स्पेक्युलेटिव मोटिव है, सट्टा ही तो है। भाई मैंने खेत, मेरे पास 10 बीघा है, वही मैं जिंच पे दे रखा है, एक और खरीद ली। क्यों, भविष्य में जब उसकी पेमेंट, मतलब उसके जो वैल्यू बढ़ेगी तो मैं उसमें क्या कर दूंगा, बेच के बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा। तो हम ये जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना छोटी मोटी, इनको भी हम स्पेक्युलेटिव मोटिव में ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, ड्रीम 11 खेल लिया, 1x बेट खेल लिया, ये सब क्या है जो आजकल बंद हो चुके हैं, हम ये सब ये भी क्या है, सट्टे की वजह से। तो लोग दो तरीके से मांग, मतलब मुद्रा की डिमांड करते हैं। एक तो उनको दिनचर्या को पूरा करने के लिए, भुगतान करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम किसमें कर सकते हैं, भाई मैं कोई लैंडेड प्रॉपर्टी खरीद सकता हूं, ठीक है, कोई बिल्डिंग खरीद सकता हूं, मशीनरी खरीद सकता हूं, किसी कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद सकता हूं। तो जब भी मुझे लगेगा यार इस कंपनी के शेयर बिक रहे हैं, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, चलो जाऊंगा बैंक में, यार भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दे। अब ये तो नॉर्मल बात होगी, फॉर्म भरोगे पेट्रोल में, ले वो पैसे। ठीक है, तो ये हमारी क्या, किस उद्देश्य हो जाएगी, सट्टा परियोजन इसको कहते हैं। इसको कहते हैं समव्यवहार परियोजन। ठीक है, स्वयं के कुछ व्यवहारों को, भाई
प्रेस वाले को पैसे देने हैं, दूध वाले को पैसे देने हैं, सब्जी वाले को पैसे देने हैं, जहां से गेहूं लेके आए उसको पैसे देने हैं, दुकान राशन की दुकान के पैसे देने हैं, स्कूल की फीस देनी है, डॉक्टर से दवाई के पैसे देने हैं, सारे एक पैसे से काम पूरे होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा अब डिटेल में अपनी बुक से पढ़ लें। चलो देखो, अभी हमने पढ़ी मनी की डिमांड, ठीक है, मुद्रा की मांग। अब हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति। तो मनी सप्लाई क्या है कि जो भी जितने भी हमारे मतलब पॉपुलेशन है उन सबके पास कितना पैसा है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, मुद्रा पूर्ति कहलाएगा। अब चाहे वो मैं पैसा अपनी जेब में रख के घूमता हूं, चाहे मैं अपने बैंक में एज ए डिमांड डिपॉजिट, जो हम पैसे जब कभी भी जाकर विड्रॉ कर सकते हैं ना। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है, मेरे बैंक में मान लो 1 लाख रुपए है, मैं बैंक गया, विड्रॉल फॉर्म भरा, तो बैंक को पैसा देने से मुझे मना, तो ऐसी ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे डिपॉजिट को कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, कि जब भी कभी भी जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा और निकलवा लूंगा। ठीक है, एक होती है टाइम डिपॉजिट, जो एक विशेष समय के लिए क्या कर दी जाती है, आरक्षित कर देती है, रिजर्व कर दी जाती है, जैसे एफडी जिसको तुम कहते हो। ठीक है भाई, अब बीच में तो नहीं ले सकता, एक कंडीशनल होती है, वो तो ले लोगे, लेकिन वैसे जर्नली मैं जाऊं चेक का फॉर्म मतलब चेक फिल करूं पैसे निकलवा लूं, नहीं। ठीक है, तो चाहे मैंने पैसा किसी भी फॉर्म में बैंक में पैसा जमा कर रखा है और चाहे मैं अपने जेब में कैरी करके घूमता हूं, वो मेरे लिए क्या कहलाती है, मनी सप्लाई। अब इसका जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, MEA, मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को मेजर करने के कुछ कंपोनेंट है कि कैसे तुम पता करोगे कि टोटल मनी सप्लाई कितनी। तो ऐसे 4 है, M1, M2, M3 और M4। ठीक है, अब M1 से हमारा मतलब है जितना भी लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, M1 से हमारा मतलब क्या है, जितना भी लिक्विड फॉर्म में। तो M1 का मतलब है कैश करेंसी, CC, कैश करेंसी, प्लस DD, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, प्लस OD, इसको कहते हैं अदर डिपॉजिट विद RB। तो CC मतलब कैश करेंसी, भाई कोइन हो, नोट हो, जिस भी फॉर्म में मेरे पास जमा है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अभी बताया था मैंने, वो पैसा जो बैंक के पास जमा है, जिसको मैं किसी भी वक्त जाके, बैंक खुला होना चाहिए, है ना, कभी रात में 12 बजे सर जी तो डिमांड डिपॉजिट में है, जब भी बैंक खुले हो तुम जाओ, डिपॉजिट विड्रॉल फॉर्म भरो, चाहे वो चेक लगाओ, तुम्हें पैसा कैश में कन्वर्ट होके मिल जाए, वो क्या कहलाएगी, डिमांड डिपॉजिट कहलाएगी। अदर डिपॉजिट विद RBI, जो भी RBI के साथ अदर डिपॉजिट हम रखते हैं, उस तरह की कुछ अलग डिपॉजिट होती है। M2 किसकी बात करता है, M2 कहता है कि भाई एक तो M1 ले, ठीक है, और इसमें ऐड कर लो क्या, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, डाकघर में बचत बैंक, बचत जमा है। ठीक है भाई, कुछ लोग बैंक के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं दिखाते, तो वो अपने पैसे को कहां सिक्योर रखते हैं, डाकघर में। होगा किसी के भी फैमिली मेंबर्स का एक डाकघर में बैंक अकाउंट, डाकघर भी हमारे बैंक की तरह परफॉर्म करता है, तो वहां भी हम पैसे को मतलब ज्यादा नॉर्मल बैंकों से थोड़ी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, वहां का ब्याज रेट भी अच्छा होता है, वहां की नई नई पॉलिसियां होती है, तो कुछ लोग डाक भर के यानी कि पोस्ट ऑफिस में भी पैसा सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो M2 किसको कंसिडर करेगा, भाई ये तो जो M1 में आ रहा था वो, और हमने इसमें क्या ऐड कर लिया, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस। ठीक है, M3 में क्या आएगा, M3 में आता है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। देखो मैंने यहां पे सिर्फ क्या कंसीडर करी थी, डिमांड डिपॉजिट, जो मैं कभी भी मांग सकता हूं। अब मैं इसमें और क्या इंक्लूड कर रहा हूं, टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक।
कॉमर्शियल बैंक जो हमारे आसपास जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, ये सब कैसे बैंक है? कॉमर्शियल। तो मैंने उनमें टाइम डिपॉजिट के रूप में कितना पैसा जमा करा, ठीक है। M4 में आता है M3, ठीक है। अब M3 में क्या आ गया? M1, मतलब ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और M3 में क्या आ गया? टाइम डिपॉजिट आ गई। तो अब बचा क्या? सिर्फ हमारी सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है भाई। M1 में कैश करेंसी आ जाती है, डिमांड डिपॉजिट आ जाती है और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई आ जाती है। M2 में M1 नहीं आता है और सेविंग विद पोस्ट ऑफिस आती है। M3 में M1 रिपीट होता है और टाइम डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। और M4 में क्या आएगा? सारी चीजें आ जाएंगी। सारी क्या क्या? M1 आ गई, क्योंकि M3 आ गया तो M1 भी आ गई। M3 में एक एडिशनल चीज क्या थी? टाइम डिपॉजिट, वो हमने इंक्लूड कर ली क्योंकि M3 लिख दिया। अब M1 तो आ ही चुका है ना पहले, अब बचा क्या? सिर्फ हमारा बचता है सेविंग विद पोस्ट, सेविंग विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है। क्लियर हो गई? अब इनमें से क्वेश्चन बनता है सबसे तरल जो कंपोनेंट है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कैश पाया जाता हो, वो है हमारा M1, ठीक है। हाईली लिक्विड, ठीक है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसमें पाई जाएगी? तो मेरी जेब में पैसा, बैंक में वो पैसा जो मैं कभी भी ले सकता हूं, तो लिस्ट हाईएस्ट लिक्विड हुआ ना, ठीक है। M4 हमारा क्या है? लीस्ट लिक्विड। लीस्ट लिक्विड मतलब जिसमें कम लिक्विडिटी पाई जाती है, ठीक है। कम क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें आ गई, वो सेविंग विद पोस्ट ऑफिस भी आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लीस्ट लिक्विड। M3 को हम कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज। अब ये हिंदी में तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, M3 को क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये हो गया M3। अच्छा, M1 क्या है? छोटी अवधारण है। M4 क्या है? एक बड़ी अवधारण है, क्योंकि M4 में तो M1 भी आता है, M2 भी आता है, M3 भी आता है, M1 में केवल M1 ही आता है, इसलिए स्मॉल कौन, इसको बोलते हैं नैरो कॉन्सेप्ट और इसको बोलेंगे ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे हो गए मॉनेटरी मेजरमेंट के मेथड। यही क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है मॉनेटरी मेजरमेंट के कोई वो बताओ कंपोनेंट, तो M1, M2, M3, M4। एक क्वेश्चन इन तीनों का डेफिनेटली आएगा कि M1 सबसे लीस्ट लिक्विड कौन सी है? M4। हाईएस्ट लिक्विडिटी किसमें पाई जाती है? M1 में। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स के नाम से कौन सी अवधारणा जानी जाती है? M3, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिल ही जाएगा, क्योंकि इसमें से 2-3 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और एमसीक्यू में ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। लीस्ट लिक्विड M4 पे टिक करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे हाईएस्ट लिक्विडिटी M1 पे टिक करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, किसको काउंट किया जाता है, ठीक है। M1 कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैश करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? M1 और हमारी जो सेविंग में बचत है कहां पे? पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखी है। M3 कैसे कैलकुलेट करेंगे? M1 तो आ ही रहा है भाई, देखो इसमें और इसमें सेविंग का और इसमें टाइम, ठीक है। PQRST, तो S पहले आएगा, तो इससे याद रखना सेविंग वाला M2 में आएगा, T बाद में आएगा, तो 3 वाला T टाइम वाला 3 में आएगा, ठीक है भाई। थोड़ा लॉजिकल हो जाएगा ना, मान लो पूछ लिया M3, तो तुम M1 तो तुम्हें याद है क्योंकि M2 M3 में M1 तो आएगा ही आएगा। अब सेविंग लिखोगे टाइम, तो पहले 2 आएगा कि 3? 2। S आएगा कि T? S, ठीक है। टाइम आएगा बाद में, 3 आएगा बाद में, उसके हिसाब से कनेक्ट हो गया। पॉइंट क्लियर?